दोस्तों नमस्ते। कल हमारा जो वीडियो था वो हमने कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम पे बनाया था। ये मिडेवल हिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है और ये बीए पार्ट सेकेंड ईयर में ये वीडियो काफ़ी बेहद उपयोगी है आपके बीए सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के अनुसार। तो दिल्ली सल्तनत की जब भी अपन बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बहुत सारे वंश आएंगे, जिसमें सबसे पहले हमने कुतुबी वंश की शुरुआत की और कुतुबी वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक को हमें पढ़ना है। तो कल कुतुबुद्दीन ऐबक का परिचय मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, कैसे बना, वो दास से कैसे उसको मोहम्मद गोरी ने खरीदा और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद जो है वो मोहम्मद गोरी अपनी मृत्यु से पहले ही उसको भारतीय प्रांतों का उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। तो उसका एक प्रकार से हमने परिचय जो है वो कम्प्लीटली कल देख लिया था। आज जो है हम इसकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। तो इसने स्थापत्य क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में और विजयों के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। तो इसमें विभिन्न विद्वान इतिहासकारों का क्या मत रहा है और इसकी क्या उपलब्धियां थी, इनकी कंप्लीटली मैं चर्चा करूंगा। कल मैंने आपको बताया था कि इसकी दो उपाधियां, लाख बख्श, लाखों में दान देने के कारण, ठीक है, कुरान खां, कुरान की आयतें, संगीत में गाने के कारण। एक इसको पील भक्ष भी कहा जाता था। पील भक्ष का मतलब है हाथियों को बहुत दान में देता था। तो इसकी तीन उपाधियां थी। आज हम इसके बारे में विभिन्न इतिहासकारों के मतों को देख रहे हैं। तो देखिएगा, इतिहासकारों के मतों की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर हबीबुल्ला ने क्या कहा है, देखिए। डॉक्टर हबीबुल्ला के अनुसार उसमें तुर्कों की निर्मलता और फारसियों की परिष्कृत अभिरुचि और शालीनता पाई जाती है। हबीबुल्ला कहता है कि तुर्कों की निर्मलता भी है उसमें और फारसियों की परिष्कृत अभिरुचि और शालीनता, मतलब दोनों चीज़ों का मिश्रण जो था वो किसमें था, कुतुबुद्दीन ऐबक में। ये डॉक्टर हबीबुल्ला का मत है। आगे देखिए, अबुल फजल की बात अपन कर रहे हैं। अबुल फजल, जिसने मोहम्मद गजनवी पर निर्दोष व्यक्तियों का खून बहाने का आरोप लगाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने बड़े और महान कार्य किए। ठीक है, तो अब्दुल फजल ने इसकी क्या की है, बड़ाई की है कुतुबुद्दीन ऐबक की मोहम्मद गजनवी की अपेक्षा। प्रशासनिक क्षेत्र में उसने किसी नवीन संस्था का निर्माण नहीं किया, ये कहा है, लेकिन जिस अब्बासी गजनवी और भारतीय परंपराओं का उसने अनुपालन किया वह परवर्ती शासकों द्वारा किया गया। 3 से 4 वर्ष की अल्प अवधि के शासनकाल में उसने शांति और व्यवस्था स्थापित की, ये उसने उपाधि बताई है। मतलब नई संस्था का तो निर्माण नहीं किया, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति का खून इसने नहीं बहाया, अच्छे कार्य किए, इसकी मतलब बुराइयां इसकी बहुत कम है जीवन में, ठीक है। और शांति और व्यवस्था जो स्थापित की वो एक बहुत बड़ी बात थी। ये कौन कहता है, अबुल फजल इसके बारे में उल्लेख करता है। आगे देखिए, उसकी सेना में तुर्क, गोरी, खुरासनी, खलजी और हिंदुस्तानी सैनिक थे, यानी सभी सैनिकों का मिश्रण था। बहुत बड़ी बात थी। उसने अपनी प्रजा पे किसी प्रकार का अत्याचार भी नहीं किया। तो अबुल फजल ने उसकी इन उपाधियों के लिए उसको एक अच्छा शासक माना है कि उसने शांति में शासन व्यवस्था चलाई, कोई निर्दोष लोगों का खून नहीं बहाया, ठीक है, सभी उसकी सेना में सभी प्रकार के सैनिक थे। हसन निजामी क्या कहता है, हसन निजामी कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी प्रजा को समान रूप से न्याय प्रदान करता था। वह अपने राज्य की शक्ति और समृद्धि के लिए प्रयत्नशील था, ठीक है। तो न्याय प्रदान करने के कारण राज्य की शक्ति और समृद्धि के लिए प्रयत्नशील था, इसलिए हसन निजामी ने इसकी प्रशंसा की है। इतिहासकार मिनहास सिराज लिखता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त विशाल हृदय बादशाह था, ठीक है। तो विशाल भावनाओं से युक्त होना, बहुत दानशील था। अपनी उदारता के कारण वो इतना दान करता था कि समकालीन लेखकों ने उसे लाख भक्ष, लाखों का दान देने वाला और पील भक्ष यानी हाथियों का दान देने वाला उपाधि, दो उपाधियों की चर्चा की इसने। लाखों का दान देने के कारण इसे लाख भक्ष कहा गया और पील भक्ष क्यों कहा गया, क्योंकि इसने हाथियों का दान देता था। तो ये दो उसकी उपाधियां थी, याद रखना। आगे देखिए, आगे इतिहासकार फरिश्ता लिखता है कि यदि किसी व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते हैं तो उसे अपने युग का कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब इसका इतना बड़ा नाम हो गया था कि कोई भी व्यक्ति किसी की प्रशंसा करता था, वो कहता है कि वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक है उस युग का। यानी वो दानशीलता की प्रवृत्ति के कारण इसको इतिहासकार फरिश्ता ने कहा कि उस समय का किसी व्यक्ति को जो दान करता था कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता था। अब देखिए आगे, साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धियां क्या रही कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहित्य और कला का संरक्षक था। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़खरे मुदबिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। दो उसके समय के प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे, हसन निजामी था, फ़खरे मुदबिर था, को उसका संरक्षण प्राप्त था। उसने अपने ग्रंथ इन्होंने समर्पित किए थे। हसन निजामी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था इसके शासनकाल में, ताज उल मासिर, और फ़खरे मुदबिर ने आदाब उल हरब और अल सुजाता नामक ग्रंथ की रचना की। तो याद रखना, हसन निजामी और फ़खरे मुदबिर किसके शासनकाल में थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में। और उन्होंने दो ग्रंथ कौन से रखे, ताज उल मासिर रखे और फ़खरे मुदबिर ने आदाब उल हरब और अल सुजाता नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो याद रखना, हसन निजामी और फ़खरे मुदबिर, छोटा प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो ये साहित्य के क्षेत्र में इसकी बड़ी उपलब्धियाँ थी। आप देखिए, स्थापत्य कला के क्षेत्र में उपलब्धियाँ,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी के रूप में दिल्ली नगर का विकास किया, लेकिन इसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया। इसके समय में जो राजधानी थी, याद रखना, वो लाहौर थी। कौन थी? लाहौर इसके समय में राजधानी थी, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। उसने दिल्ली और अजमेर में 2 मस्जिद बनाई। 1195 से 1199 के बीच दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया, जो एक प्रकार से जैन मंदिर के आधार पर थी। किसके आधार पर थी? जैन मंदिर के निर्माण के आधार पर ये जो थी वो मस्जिद थी, याद रखना, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, याद रखिएगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था 1195 से 1199 ईस्वी के मध्य। यह मस्जिद भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद, यानी भारत में इस्लामी जो कला थी उस पर आधारित प्रथम मस्जिद इसको माना जाता है, इंपॉर्टेंट पर्सन माना जाता है, जो पृथ्वीराज तृतीय किले राय पिथौरा के स्थान पर निर्मित की गई है। कुछ लोग इतिहासकार कहते हैं कि जैन मंदिर के स्थान पर निर्मित की गई है, तो ये अलग अलग मत है। इस मस्जिद का निर्माण 27 जैन मंदिरों के ध्वंसावशेष, कितने जैन मंदिरों के निर्माण पे? 27 जैन मंदिरों के ध्वंसावशेषों पे किया गया है। कहते हैं कि इसकी जो दीवारें हैं वो जैन मंदिरों की ही दीवारें थी। तो ये पहली बड़ी निर्माण कार्य हो गया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये पहली इस्लामी मस्जिद मानी जाती है जो पृथ्वीराज तृतीय किले राय पिथौरागढ़ के स्थान में निर्मित की, 27 जैन मंदिरों के निर्माण पर निर्मित की गई। दूसरी मस्जिद 28 दिन का झोंपड़ा जो अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और कहते हैं कि इस पहले संस्कृत विद्यालय था। क्या था ये? पहले संस्कृत विद्यालय था। अजमेर के चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, जहाँ आज भी हरिकेली नाटक, ये कई बार ये प्रश्न पूछता है कि हरिकेली नाटक के अंश जो है वो कहाँ लिखे गए हैं, तो 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वहाँ पे जो संस्कृत पाठशाला के स्थान में बनाया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में 1199 ईस्वी में सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया। इस सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है स्थापत्य क्षेत्र में। 1199 ईस्वी में दिल्ली में कौन सी मस्जिद का निर्माण कराया? कुतुब मीनार। किसकी स्मृति में? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। लेकिन इस दौरान अचानक से पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई, और पोलो खेलते समय मृत्यु हो जाने के कारण ये इमारत को पूरा नहीं कर पाया। इस इमारत को पूरा जो है इल्तुतमिश ने किया था, और इल्तुतमिश के बाद जो है वो फिरोज तुगलक ने भी इसका निर्माण कराया, फिर सिकंदर लोदी ने भी इसकी मरम्मत कार्य करवाई थी, तो याद रखना। तो इसको पूरा जो करवाया था वो किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, जबकि शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो कार्य वो किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, याद रखना, ठीक है। कुतुब मीनार के निर्माण से उत्तर भारत में एक नई स्थापत्य शैली का विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक के पास समय का अभाव रहा, अपने जीवन दिल्ली सल्तनत को पूर्ण स्थायित्व प्रदान नहीं कर सका, ठीक है। शांति में शासन रहा, लेकिन इसने कोई नई व्यवस्थाएं नहीं की। बस हाँ, 3 स्थापत्य निर्माण में योगदान दे दिया, कला के साहित्य क्षेत्र में योगदान दे दिया, लेकिन कोई बड़ी उपलब्धि इसकी नहीं रही। हाँ, इसने अपने समय में जो विद्रोह हुए, जैसे नासुद्दीन कुबाचा इसका जो प्रतिस्पर्धी था, ठीक है, यल्दोज था, इन दोनों को इसने दबा के रखा। 1208 में इसको मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी ने मान्यता भी प्रदान कर दी थी, याद रखना, ठीक है। लेकिन कुल मिला के एक प्रकार से एक मलिक सिपह सालार की उपाधि के साथ एक प्रकार से मतलब प्रतिनिधि शासक के रूप में शासन सत्ता चलाई। विशाल कोई बड़ी विजय इसकी नहीं रही, ठीक है। उसके अधूरे कार्य के कारण उसके पश्चात इल्तुतमिश के अधूरे कार्य को पूरा करना पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई, मैंने कहा कि पोलो खेलते समय जो है वो चौगान खेलते समय जो है एक प्रकार से इसकी मृत्यु हुई, और इसकी मृत्यु के बाद जो इसका उत्तराधिकारी हुआ वो कौन था? आराम शाह हुआ। तो ये कुतुबी वंश था, याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत की एक प्रकार से संस्थापक माना जाता है, ठीक है। इसकी कुछ उपलब्धियां रही हैं, कुछ कमियां रही हैं, तो कुल मिला के आपको ये थोड़ा सा देख के जाना है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे, तो इसका आपको जिक्र करना है कि इसकी क्या उपलब्धियां रही हैं साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विजयों के क्षेत्र में। मैंने बताया कि स्पेशली इसने मोहम्मद गोरी के समय बिहारों में बड़ा भाग लिया, फिर रणथंभौर की इसने विजय किया, नीलवाड़ा का अभियान भी इसने किया था, ठीक है, और यल्दोज को भी इसने हराया था पंजाब में जब उसने आक्रमण किया, ठीक है, कुबाचा को इसने दबा के रखा। तो ये इस समय की इसकी बड़ी उपलब्धियां थी। शांति में शासन इसने किया। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, बहुत महत्वपूर्ण शासक है। दिल्ली सल्तनत का पहला कुतुबी वंश जो है, एक दास से किस प्रकार से इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, और इस वंश को मामलुक वंश भी कहा गया, इसकी चर्चा मैंने कल कर ली थी। तो आज के इस वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है हमारा पूरा होता है, ठीक है। धन्यवाद। अगला वीडियो जो रहेगा अपना वो इल्तुतमिश को लेकर रहेगा।